तो सुपर सोल्जर सेरम डॉक्टर स्किन का बना एक ऐसा सेरम है जो बुरे को और बदतर बना देता है और अच्छे को और बेहतर। और पहले तो सिर्फ रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका ऐसे दो लोग थे जो इस सेरम से एम्पावर्ड होते हैं, लेकिन टाइम के साथ कई सारे पीक ह्यूमंस हमें देखने मिले जिन्होंने सुपर सोल्जर सेरम की इंजेक्शन ले रखे है, लेकिन इन सब की पावर लेवल डिफरेंट है। इसलिए आज हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर सोल्जर्स की बात करने वाले हैं। तो नंबर 10 रेड गार्डियन। सबसे पहले रेड गार्डियन का असली नाम एलेक्सी होता है। ये सोवियत यूनियन का बना पहला और अकेला सुपर सोल्जर है। जब अमेरिका के पास कैप्टन अमेरिका था तो रशिया ने अभी अपना एक हीरो बनाया। एलेक्सी एक टॉप लेवल सोवियत ऑफिसर था जिसको सुपर सोल्जर सेरम दिया गया और वो बन गया रशिया का नेशनल हीरो। एलेक्सी की जिंदगी सिर्फ लड़ाई तक लिमिटेड नहीं थी, उसे एक डीप कवर मिशन के लिए मेलिना के साथ पेयर किया गया जहां दोनों ने एक फेक अमेरिकन लाइफस्टाइल अपनाई। मिशन के बाद एलेक्सी को बिट्रे करके जेल में डाल दिया और नताशा और येलेना को रेड रूम में। रेड गार्डियन के पास है पीक लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, बस फर्क इतना है कि रेड गार्डियन को ओरिजिनल सेरम नहीं मिला था, इसलिए रशियन सेरम से इसके रिफ्लेक्सेस बेटर नहीं देखने मिले। इसने टाइम के साथ खुद को ट्रेन करना भी छोड़ दिया था, इसलिए रेड गार्डियन बहुत ज्यादा स्लो मूव करता है अगर दूसरे सुपर सोल्जर्स या पीक ह्यूमन से हम उसे कंपेयर करें तो। वैसे वॉइड के अटैक के बाद अब रेड गार्डियन न्यू एवेंजर बन चुका है, ये बात अलग है, आज भी इसे कैप्टन अमेरिका लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिली। नंबर 9 कैप्टन कार्टर, जो यूनिवर्स 838 से बिलोंग करती है। तो इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि पेगी कार्टर को सुपर सोल्जर सेरम मिलता है। वहीं से शुरू होती है कैप्टन कार्टर की कहानी। इसने यूनियन जैक वाला सूट पहना होता है, हाथ में वाइब्रेनियम शील्ड भी देखने मिलती है, लेकिन इस यूनिवर्स में कैप्टन कार्टर एवेंजर नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी मेंबर बनती है। वैसे हम व्हाट इफ वाले कैप्टन कार्टर को लिस्ट में ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो वो व्हाट इफ यूनिवर्स से बिलोंग करती है और हम सबको पता है कि उसे भर भर के प्लॉट आर्मर मिला था, इसलिए उसकी पावर लेवल स्टेबल नहीं थी। इनफैक्ट सीजन 3 में अब वो एक वॉचर बन चुके हैं, तो वो लिस्ट में ऐड होना वैसे भी डिजर्व नहीं करती क्योंकि अब वो एक सुपर सोल्जर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग बन चुकी है। लेकिन 838 यूनिवर्स की कैप्टन कार्टर के साथ चार्ल्स जेवियर, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन मार्वल और मोर्डो होता है। इन सब ने मिलकर अपनी यूनिवर्स के थैनोस को मार दिया था, लेकिन जब उनके डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को गलत इस्तेमाल किया और एक इनकर्जन हो गया तो इल्यूमिनाटी ने खुद अपने स्ट्रेंज को मार दिया। फिर एंट्री होती है हमारे 616 यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस की। इल्यूमिनाटी इन्हें डिटेन कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता है स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए खतरा है। तब स्कारलेट विच अटैक कर देती है अपनी 838 वाली बॉडी में ड्रीम वॉक करके। यहीं पर कैप्टन कार्टर अपनी ब्रेवरी दिखाती है, वो कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर स्कारलेट विच का सामना करती है, लेकिन वंडा की पावर्स के सामने कैप्टन कार्टर की नहीं चलती। कार्टर की पर्सनैलिटी काफी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और थोड़ी स्ट्रिक्ट भी लगती है। वो अपनी यूनिवर्स के एक लीडर है और उसकी डेथ दिखाती है कि मल्टीवर्सल के कॉन्फ्लिक्ट्स कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। नंबर 8 बकी। अब बकी को हाइड्रा कैप्चर करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक साइबरनेटिक आर्म के साथ विंटर सोल्जर बना देते हैं। लेकिन बकी के अंदर जो सुपर सोल्जर सेरम है वो एक रेप्लिका या फिर फर्स्ट कॉपी है उस सेरम की जो स्टीव रॉजर्स को दिया गया था। लेकिन बकी बहुत ज्यादा ब्रूटल था। विंटर सोल्जर फॉर्म में मेंटली कुछ सोचता समझता नहीं था, इसे बस मतलब था अपने एनिमी को मार देने से। लेकिन सिविल वॉर के बाद बकी की असली कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हुई। वकांडियंस की हेल्प से बकी मेंटली स्टेबल हो गया, फ्री में एक वाइब्रेनियम हाथ मिल गया और अब तो बकी एक पॉलिटिशियन और न्यू एवेंजर्स का मेंबर भी बन चुका है। नंबर 7 जॉन वॉल्कर। अब स्टीव रॉजर्स की रिटायरमेंट के बाद फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर इवेंट में जॉन वॉल्कर को ऑफिशियली न्यू कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है, लेकिन फिर इसके सामने ज्यादा पावरफुल एनिमीज आ जाते हैं जैसे डोरा मिलाज और सुपर सोल्जर्स। इसलिए परेशान होकर जॉन वॉल्कर सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट कर लेता है। ये फ्लैग स्मैशर से लड़ चुका है और उसने एक इनोसेंट बंदे को मार दिया जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका का टाइटल हाथ से निकल गया। इसने वाइब्रेनियम शील्ड को काफी इफेक्टिवली यूज किया, मिलिट्री मिशन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। बस जॉन के अंदर थोड़े बहुत एंगर इश्यूज है, पर जॉन बकी से ऊपर इसलिए है क्योंकि ऑन स्क्रीन बकी को नॉकआउट कर चुका है और हो सकता है आगे जाकर स्टीव रॉजर्स को भी ये फिजिकल फीट्स में सरपास कर दे। नंबर 6 अननोन सुपर सोल्जर। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हमें मोस्ट इलाइट डेड स्क्वाड देखने मिली जहाँ कई सारे हाइड्रा के बनाए सुपर सोल्जर्स देखने मिल जाता है। वैसे तो बकी इन सबसे सुपेरियर होना चाहिए था, लेकिन एक सुपर सोल्जर इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने फिजिकल फाइट में बकी को भी सरपास कर दिया था। इसके नाम या बैकग्राउंड के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, पर यह सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर सोल्जर्स में से एक था। नंबर 5 कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स एक वीक बंदा होता है जिसे एक दिन सुपर सोल्जर सेरम दिया जाता है और फिर स्टीव रॉजर्स बन जाता है कैप्टन अमेरिका। स्टीव ने वर्ल्ड वॉर 2 में हाइड्रा को खत्म किया और रेड स्कल को हराया। द एवेंजर्स में टीम लीड किया, सिविल वॉर में आयरन मैन से लड़ाई की, एंड गेम में म्यूनर उठाया और थैनोस को काफी अच्छी फाइट दी। लेकिन फिजिकल स्टीव रॉजर्स हल्क या थॉर जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर स्टीव की लीडरशिप, स्ट्रेटेजी और मॉरल्स ये कि आपको सबसे अलग बनाते हैं।
नंबर 4 शी हल्क। जेनिफर वॉल्टर्स एक लॉयर होती है जो एक एक्सीडेंट के बाद ब्रूस बैनर के ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से शी हल्क बन जाती है। अब ऑफ कोर्स शी हल्क ने ना तो कभी सुपर सोल्जर सेरम की इंजेक्शन लिए और ना ही गामा रेस के कांटेक्ट में आई, लेकिन ब्रूस के ब्लड में ये दोनों चीजें देखने मिल जाती है और एक्सीडेंट के चलते शी हल्क ब्रूस बैनर के ब्लड से एक्सपोज हो चुकी थी, इसलिए इनडायरेक्टली शी हल्क भी एक सुपर सोल्जर बन जाती है। इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, लेकिन ये अकेली सुपर सोल्जर है जो फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है, मतलब ऑडियंस से डायरेक्टली बात करना। वैसे तो शी हल्क अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही है और लॉयर सुपर हीरो की लाइफ को बैलेंस करना काफी टफ होता है, बट मैं दुआ करता हूँ कि शी हल्क हमें फ्यूचर में कभी देखने ना मिले। नंबर 3 एबोमिनेशन। एमिल ब्लॉन्स्की एक सोल्जर होता है जो सुपर सोल्जर सेरम का एक वर्जन यूज करता है, लेकिन इतनी एनहांसमेंट काफी नहीं थी और ये बुरी तरीके से कूट दिया जाता है हल्के पैरों से। बाद में ब्लॉन्स्की ब्रूस के ब्लड को यूज करता है और फिर बन जाता है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन हल्क से फुल ऑन टक्कर ले रहा था और ऑलमोस्ट आधा शहर तबाह कर दिया था इसने। इनफैक्ट कई सारे मोमेंट्स पर एबोमिनेशन हल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल देखने मिला। हल्क इस फाइट में इसलिए जीता था क्योंकि हल्क जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है और ये एबिलिटी एबोमिनेशन के पास नहीं है। फिर शी हल्क और शांग-ची में भी एबोमिनेशन दिखा और अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन टाइम के साथ इसकी बॉडी बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुकी है और अपने फैंग्स की वजह से अब एबोमिनेशन पानी के अंदर भी सरवाइव कर सकता है। नंबर 2 रेड हल्क। अब ये वही रॉस है जो हमेशा ब्रूस बैनर यानी हल्क के पीछे पड़ा रहता था, लेकिन इस बार पावर गेन करने के चक्कर में रॉस ने लीडर की मदद ली। वैसे तो रॉस बस अपनी बीमारी से हील करना चाहता था, लेकिन ट्विस्ट ये था कि लीडर ने रॉस को उसी चीज में बदल दिया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। बेसिकली रॉस को कभी नहीं पता था कि जो टैबलेट्स वो खा रहा है उसमें गामा रेडिएशन है। जनरल रॉस भी ग्रीन हल्क की तरह ट्रांसफॉर्म होने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रेड हल्क की ताकत हल्क के बराबर है, वो बिल्डिंग्स को तोड़ सकता है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली उठाकर फेंक सकता है और अपने अपोनेंट्स को इजीली ओवरपावर कर सकता है। जब रेड हल्क गुस्सा होता है उसके बॉडी टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल तक चले जाता है। कॉमिक्स में तो इतना गर्म हो जाता है कि इसके सिर्फ एक टच पर मेटल्स भी मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन मूवीज में ये पावर थोड़ी कंट्रोल दिखाई गई है, या इससे बेटर हम ये बोल सकते हैं कि ये पावर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। इसकी स्किन भी बहुत ज्यादा टफ है और वो जल्दी रिकवर भी हो जाता है, मतलब नॉर्मल अटैक्स उस पर असर नहीं करते। हाँ, लेकिन वाइब्रेनियम से बने वेपन्स इजीली रेड हल्क की स्किन को कट कर देता है। रेड हल्क ने कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन से फाइट की, व्हाइट हाउस के साइट को डैमेज कर दिया और वाइब्रेनियम से जनरेट हुई सबसे बड़ी काइनेटिक एनर्जी के एक्सपोजर को सर्वाइव किया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या रेड हल्क फ्यूचर में दिखाई देगा? मूवी के एंड में रेड हल्क जिंदा है, लेकिन उसे राफ्ट में जेल में बंद करके रखा है। साइंटिस्ट अभी तक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स नहीं कर पाए, मतलब आगे भी रेड हल्क वापस आ सकता है। हो सकता है फ्यूचर में रेड हल्क थंडरबोल्ट्स मतलब द न्यू एवेंजर्स का लीडर बन जाए, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। ओके, नंबर 1 पर आता है हल्क यानी ब्रूस बैनर। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है जो गामा रेडिएशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन 2008 में ब्रूस सुपर सोल्जर सेरम और गामा रेडिएशन को मिक्स कर देता है और एक एक्सीडेंट के बाद वो हल्क बन जाता है। और रैग्नारोक से पहले तक हल्क एमसीयू के सबसे हेवी हिटर में से एक था। हल्क ने चित्तौरी आर्मी को कूट दिया, लोकी हल्क स्मैश का शिकार बन चुका है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसने टोनी स्टार्क के बनाए हल्क बस्टर को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। थोर रैग्नारोक में वो सकार प्लैनेट पर ग्लैडिएटर चैंपियन बन गया। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से भी लड़ने की कोशिश की, ये बात अलग है, थैनोस ने इसे कूट दिया था। एंड गेम में प्रोफेसर हल्क बनकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज किया और स्नैप करके सबको वापस लाया। इस मॉन्स्टर का गुस्सा इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, जब कंट्रोल छूट जाता है तो वो अपने दोस्तों के लिए भी खतरा बन जाता है। लेकिन इसी के साथ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर सोल्जर्स की लिस्ट ही खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है किसी कैरेक्टर को लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।